आपके साथ प्रभा शर्मा और समाचार प्लस झारखंड बिहार का बेहद ही खास कार्यक्रम बात बेबाक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वैसे आज की जो ये बातचीत है और भी ज्यादा खास है क्योंकि हजारीबाग से बीजेपी विधायक मनीष जायसवाल जी हमारे साथ स्टूडियो में आ चुके हैं। हालांकि इससे पहले विधानसभा के अंदर और बाहर आपने मनीष जायसवाल जी को रामनवमी जुलूस का मुद्दा उठाते हुए देखा होगा। आपका बहुत बहुत स्वागत है मनीष जायसवाल जी। सबसे पहले क्योंकि सुर्खियों में आप इन दिनों उसी मुद्दे को लेकर के हैं तो उसी से शुरुआत करेंगे। रामनवमी जुलूस को आप लेकर के बात कर रहे हैं कि धारा 144 जो लागू की गई है उसे हटा दिया जाना चाहिए, लेकिन अगर हजारीबाग की बात करें तो रामनवमी और रमजान का ये जो महीना होता है उस समय हमेशा देखा जाता है कि बहुत सेंसिटिव एरिया हो जाता है हजारीबाग। ऐसे में अगर धारा 144 प्रशासन ने लागू किया है तो कहीं ना कहीं जनता के हित को लेकर ही लागू किया गया, तो आप इसका समर्थन मतलब दिक्कत क्या है इसमें? देखिए, प्रशासन के लोग आते और जाते रहते हैं। हजारीबाग के लोग जो हैं वो स्थायी हैं। ये जो हमारा रामनवमी है 104 साल पुराना इसका इतिहास है और 104 साल से ये संचालित है। सभी समुदाय के लोग अच्छे से मिल बांट करके हम लोग आपस में रामनवमी मनाते हैं। प्रशासन है, अपनी तैयारियां हैं, उनकी अपनी मजबूरियां होंगी, लेकिन जो परंपरागत चीज़ें हैं उस पर इंटरफियर करने का प्रशासन को कोई अधिकार नहीं है, कोई हक नहीं है। रामनवमी जिस तरीके से चलता है उस तरीके से चलते रहना चाहिए, अच्छे से संपन्न हो। परंपरागत तरीके की आप बात कर रहे हैं मनीष जी, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा बहस तो डीजे पर ही हो रही है कि डीजे पर पाबंदी लगा दी गई, लेकिन अगर हम परंपरागत तरीके पर ही जा रहे हैं तो डीजे तो हमारे परंपरा में नहीं आता है। देखिए, मैं आपको कुछ चीज़ें स्पष्ट करूं। ये जो बातें आपने कही ये प्रशासन की बात है। देखिए, समय के साथ चीज़ों ने अपने आप को अपग्रेड किया। पहले ये ढोल नगाड़ा से शुरू हुआ था, उसके बाद ये ताशा पे आया और आज ये डीजे पर है। अब डीजे पर रहने का भी एक कारण है कि अब ताशा वाले मिलते नहीं हैं। हमारे यहाँ पे कम से कम 200 क्लब्स रामनवमी उठाते हैं पूरा मिला करके, और 200 आपको ताशा ढूंढना बड़ा मुश्किल रहता है। हम लोग खुद ही इसमें इन्वॉल्व रहे हैं। पहले वेस्ट बंगाल से बहुत ताशा आया करता था, लेकिन अभी वेस्ट बंगाल से लोग ताशा जो लोग लाने जा रहे हैं, एक तो बहुत ही एबनॉर्मल कॉस्ट उसका लोग मांग रहे हैं, दूसरा अवेलेबिलिटी भी पूरी नहीं है। अब आप घूम करके चीज़ों को देखिए कि ताशा में और डीजे में अंतर क्या है। दोनों ही आवाज़ करते हैं, दोनों ही म्यूज़िक के यंत्र हैं, दोनों पे अंतर क्या है। इसमें बात आता है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन जारी की है कि भाई हर राज्य सरकार को एक साउंड का डेसिबल जो है वो कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है। अब क्या मैं आपसे पूछूं कि क्या केवल डीजे ही आवाज करता है, ताशा आवाज नहीं करता है क्या? या जो लाउड स्पीकर आपने कहा वो आवाज नहीं करता है क्या? ये तीनों चीजें आवाज करती हैं। आपके नजरिया में फर्क मुझे लगता है कि मुझे बाबूलाल मरांडी का जो ट्वीट अभी आया है आप उस तरफ इशारा कर रहे हैं जो लाउड स्पीकर पे बात पहले भी हुआ था। नहीं, हम उस स्पीकर पे बात नहीं कर रहे हैं। जिला प्रशासन ने रामनवमी का जो मैंने उपायुक्त महोदया का वहाँ पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना कि चलंत डीजे पर बैंड रहेगा, लेकिन लाउड स्पीकर अलाउड है, गाना बजाना अलाउड है, ताशा को बजना अलाउड है। मैंने सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन जो है वो दिखाया, मैंने सरकार को भी दिखाया था, जिला प्रशासन को भी भेजूंगा कि विशेष परिस्थिति में राज्य सरकार अनुमति दे सकती है एक्सटेंडेड पीरियड के लिए। अब रामनवमी इतना बड़ा त्यौहार है हजारीबाग के लिए। मैं कहूँगा कि हजारीबाग की रामनवमी केवल देश में भी नहीं विदेशों में भी प्रख्यात है। तो इसके लिए 16 और 17 में पुष्प वर्षा की गई थी हेलीकॉप्टर से इसी राज्य सरकार के द्वारा, और आज देखिए भेदभाव कितना है कि डीजे भी नहीं बजाने देंगे। लेकिन तो यहाँ पर रामनवमी की बात हो रही है तो राम भक्ति की बात होनी चाहिए। तो राम भक्ति में जरूरी नहीं है कि डीजे या सॉन्ग तभी वो राम भक्ति उभर कर सामने आएगी। आप भूल रही हैं प्रभा जी कि सनातन धर्म में, हिंदुओं में जो परंपरा है कि हम पूरे गाजे बाजे के साथ, वैभव के साथ, पहले हाथी घोड़ों के साथ और अभी जो वर्तमान सवारी है उसके साथ अपने आराध्य देव को लेकर के निकलते हैं। तो जब पूरा बाजा गाजा रहता है तो रिस्ट्रिक्शन क्यों? आपको तो ये पूछना चाहिए कि रिस्ट्रिक्शन क्यों? मैं इस बात का पक्षधर हूं कि जो चल रहा है आप उसको रोकिए मत, कोई नया चीज मत करने दीजिए, इसका भी पक्षधर हूं। मैं इस बात का भी पक्षधर हूं कि डीजे
किसी किसी जगह पर जो है थोड़ा नुकसान भी करता है, तो आप अगर चाहते तो उसको कंट्रोल कर सकते थे। महासमिति के लोगों ने भी और जितने लोग भी इस लड़ाई को लड़ रहे हैं सभी ने कहा कि भाई अगर पहले पुराने समय में 25 चोंगा अगर 25 बॉक्स लगते थे तो अभी आप कह सकते थे कि जी आप आधे लगाओगे, पूरा नहीं लगाओगे, लेकिन प्रतिबंधित करके आप किसको खुश करना चाहते हैं? अच्छा, जो ये आपके इतने भी समझना मुद्दे हैं और सवाल भी आप कर रहे हैं कि आप किसको खुश कर रहे हैं, तो आपने सीएम से सीधी बात की इसको लेकर? जी बिल्कुल, मैंने हाउस में असेंबली में भी सीएम से बात की, अदरवाइज भी हमने सीएम से बात की, लेकिन उनका जवाब जो है इस मैटर पे गोल मटोल है। अगर वो चाहते, चीज़ों को समझते, देखिए केवल मैं ही नहीं, वहाँ से कुछ लोग पैदल चल करके यहाँ रांची आए थे, हजारीबाग से चल करके, वो सीएम से मिलना चाह रहे थे लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी उनकी। आज भी कुछ लोग आए हुए थे, वो सीएम से मिलने गए थे, तो सीएम ने कहा कि भाई मतलब टाल मटोल की जो प्रवृत्ति है, बस भाई कि हम ठीक है देख लेंगे, दिखवा लेंगे, करते हैं, सोचते हैं। लेकिन कुल मिला जुला करके एक प्रश्न का उत्तर चाहिए हिंदू समाज को कि क्या प्रतिबंध किसी भी चीज का क्यों, और इस सरकार को हिंदुओं से इतनी एलर्जी क्यों है? ये अच्छा, भी आप इनको यहाँ पर बताना सदन चाहिए। में बात रखने की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो आपकी तस्वीरें हमने यहाँ पर जो है काफी वायरल हो रही थी, जो आपको कुर्ता फाड़ने वाली जो तस्वीर सामने आई थी। आपको वैसे भी पांचवें विधानसभा का काफी उद्दंड विधायक कहा जाता है। कभी आप स्पीकर के सामने के टेबल पर चढ़ जाते हैं, कभी जो सदन की जो प्रोसीडिंग प्रीत होती है उसको फाड़ देते हैं, और अब कुर्ता फाड़, ये प्रेजेंट करने का मुद्दों को कितना सही तरीका आपको लगता है? मैडम, जिस बैकग्राउंड से हम आते हैं वहाँ पर इस उद्दंडता का कोई सवाल नहीं उठता है, लेकिन मैं एक प्रश्न के माध्यम से ही आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा कि क्या हम लोग यहाँ पे सरकार की चमचागिरी के लिए आते हैं? क्या हम लोग सरकार का दलाली करने के लिए आते हैं? मैं एक रिस्पॉन्सिबल जनप्रतिनिधि हूँ। विधानसभा में केवल अपने क्षेत्र की बात और झारखंड की बात को लेकर के आता हूँ। जिन चीज़ों का अभी आपने जिक्र किया कि पहले मैं एक बार लेट गया था, मैं आपको याद स्मरण कराऊं कि हजारीबाग में किरोसिन तेल से, किरोसिन के जो आप सोच सकते हैं कि आज के युग में किरोसिन कौन जलाता है, जो सबसे गरीब लोग होंगे वो किरोसिन जला रहे होंगे, और किरोसिन तेल में कुछ पदार्थ मिल गया था जिससे विस्फोट हो रहे थे। अब मैंने सदन में इसकी चर्चा की, करीब 8 से 9 लोग मर गए थे और बहुत लोग बहुत विभत्स तरीके से जले थे। मैंने सदन में अपनी बात को रखना चाहा, बात को सुनने का कोई ज़रूरत ही नहीं समझ रही थी सरकार, तो क्या मैं उन लोगों को मरने देता, या क्या मैं उनकी आवाज़ बुलंद करने के लिए अगर मैं सदन पर लेट गया तो इसमें कौन सा बड़ा गुनाह किया मैंने? दूसरी बार जब मैं सदन में टेबल पे चढ़ा था, आपको ध्यान होगा कि पंकज मिश्रा जी की गिरफ्तारी हुई थी। ये आपके मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधि रहे हैं, ईडी ने उनको भी पकड़ा था, भ्रष्टाचार का मुद्दा था। इस मुद्दे को लेकर के हमारे 2 माननीय विधायकों को, भानु प्रताप शाही जी को और जेपी पटेल जी को सस्पेंड कर दिया गया था। उसके विरोध में हम लोगों ने मैंने जो है वहाँ टेबल पर चढ़ने का काम किया था। तीसरी बार आपको ध्यान होगा कि सीरियल नंबर से जब जेपीएससी का प्रिलिमिनरी का रिजल्ट आया तो सीरियल नंबर से एक ही स्कूल के एक ही क्लास में बैठने वाले कुछ लोगों को पास कर दिया गया। कुछ लोग जो एग्जाम नहीं दिए उनका भी नाम उसमें आ गया था। तो हम लोगों ने मांग की थी कि भाई आप इसको सीबीआई का जांच करवा दीजिए। तो जांच से क्यों पीछे आप हटते हैं? अगर सरकार को लग रहा था कि भाई ऐसा कोइंसिडेंस बिल्कुल ही नहीं हो सकता कि एक स्कूल में और एक क्लासरूम के 10-15 बच्चे एक साथ ही पास हो जाए, तो उसमें मैंने प्रोसीडिंग को फाड़ा था। आज लेकिन अभी फिर आप भी देखिएगा कि लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं इसे, और उसके अंदर आप खुद कह रहे हैं कि आप एक जनप्रतिनिधि हैं, तो कहीं ना कहीं आपको लोग एक आइडल के तौर पर देखते हैं, तो ये गलत दिशा दे सकता है जनता को। देखिए, पहले मैं अपनी बात को पूरी कर लूं, उसके बाद में मैं आपके जवाब पे आता हूं। अभी जो कुर्ता फाड़ने की जरूरत पड़ी, ये एक प्रोटेस्ट था। आप देख रही होंगी कि 5 दिन से हम लोग, मैं पर्सनली व्यक्तिगत रूप से हर दिन सदन में इस मामले को, रामनवमी के विषय को उठाता था, क्योंकि ये हजारीबाग के पहचान से जुड़ा हुआ मुद्दा है, हजारीबाग का सबसे बड़ा मुद्दा है। उसके बाद कई एक माननीय विधायकों ने इस बात पर सरकार का संज्ञान दिलाया। लास्ट डे हम लोग वेल में उतर करके हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया, स्पीकर साहब ने इसको एडजॉर्न भी किया, लेकिन जब फाइनली हमको मौका मिला, हमने बात किया,
एक ही जवाब कि आपका सूचना आ गया है, मंत्री जी से बात करें तो दिखवा लेते हैं। तो क्या मैं बैठ करके अब 5,000 लोगों पर अत्याचार होते हुए देखूं, 107 का नोटिस होते हुए देखूं, डीजे पर प्रतिबंध होते हुए देखूं, निर्दोष लोगों पे एफआईआर होते हुए देखूं और एक मूक जनप्रतिनिधि के रूप में वहां पर बैठा रहूं? मैंने डिसाइड किया कि मैं जिसके वोट से जीत के आता हूं, मैं उनका नुमाइंदा हूं, उनकी बातों को रखना मेरा अधिकार है और इसीलिए मैंने प्रोटेस्ट का तरीका अपनाया। अब मैं आपकी बात को आता हूं कि आदर्श प्रस्तुत करने का। देखिए, आदर्श एक विधायक की बात अगर नहीं सुनी जाए तो आदर्श क्या होगा कि विधायक चुपचाप बैठ जाए, निकम्मापनी दिखाए या अपने क्षेत्र की जनता के लिए, अपने क्षेत्र के मुद्दों के लिए लड़े, मजबूती से अपने बात को रखे। मुझे कोई शर्म नहीं है। अपने इन चारों जो मैंने कृत्य किए हैं, अपने लोगों के लिए, अपनी जनता के लिए, अपने वोटर्स के लिए, अपने क्षेत्र के मुद्दों के लिए किया है और मुझे कोई शर्मिंदगी इस बात की नहीं है। और मैं ये फैसला कि मैं उद्दंड हूं या नहीं हूं, मैं अपनी क्षेत्र की जनता पर छोड़ता हूं कि अगर उनको लगेगा, अगर उनके तरफ से प्रतिक्रिया आएगा कि मैं उद्दंड हूं तो मैं माफी मांग लूंगा। लेकिन अगर उन्होंने अप्रिशिएट किया तो मैं अपने काम पर, जिस काम के लिए मुझे चुना गया है, मुझे उस बात का गर्व होगा। आप अपने क्षेत्र की जनता की बात कर रहे हैं, मुद्दों की बात कर रहे हैं, तो ये भी बात सामने आ रही क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, तो उसको भी ऐसा लग रहा है कि अब वोट बैंक को थोड़ा मजबूती देने का काम किया जा रहा है। देखिए, 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है उसमें अभी मोदी सरकार को कोई चुनौती नहीं है, इसीलिए वोट बैंक को मजबूत करने की जरूरत नहीं है। मोदी जी ने एकदम आखिरी व्यक्ति तक आशा जगा करके रखा है। आप गांव में चलिए, मेरे साथ चलिए, दिखाते हैं। अगर आप बहुत गरीब लोगों से भी पूछेंगे तो वो लोग मोदी जी का जय जयकार करेंगे। तो इसलिए कोई वोट बैंक की राजनीति साधने की जरूरत नहीं है। वोट बैंक की राजनीति वो लोग करें, वो लोग वोट को साधें जो लोग की अभी रामनवमी के वैभव को कम करना चाहते हैं। ऐसे लोग जिन्होंने विधानसभा में नमाज कक्ष का आवंटन करवाया, वैसे लोग जो हिंदी को हटा करके उर्दू को जुड़वाने का काम कर रहे हैं, वो लोगों को चिंता करनी चाहिए। वो लोग वोट बैंक साधने का काम कर रहे हैं। हम लोग तो काम करने वाले लोग हैं। पूरे देश में आज डंका बज रहा है, पूरे देश में गुणगान हो रहा है मोदी जी का, इसलिए कोई चिंता नहीं है। चिंता नहीं है, जन मुद्दों की बात है। लेकिन क्योंकि बजट सत्र जो चलता है मनीष जी, उससे लोगों को बहुत उम्मीदें होती है। बजट सत्र में बहुत सारी योजनाएं आती हैं, लोगों को किस क्षेत्र में कितना फायदा होगा ये सामने आता है। लेकिन कहीं ना कहीं जब धर्म से जुड़े जो मुद्दे सामने आते हैं तो लोग अपने आप उससे जुड़ जाते हैं और मुद्दे से भटक जाते हैं। बहुत बार सदन स्थगित हो जाता है। तो आपको नहीं लगता है ये जनता के लिए शायद लाभदायक नहीं होगा? देखिए, सबसे पहले तो ये बजट सत्र में जो बजट आया, ये बड़ा ही निराशाजनक बजट था। इसमें कोई भी चीज़ नहीं आता। इन्होंने 15% का इंक्रीमेंट, ये कहते हुए कि हम 15% करना चाहते हैं, कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ खर्च करेंगे, किन चीज़ों पर लेकर के जाएंगे, ये कुछ भी इन्होंने बताया नहीं। अब इस बजट का सबसे निराशाजनक पहलू मैं बताऊं आपको कि जो आगे शिक्षकों की नियुक्ति जो होगी, उनका वेतनमान इन्होंने कम कर दिया है। पहले जिनको 35,000 रुपया मिलता था, अभी जो आगे शिक्षक भर्ती होंगे अब उनको 24,000 मिलेगा। पहले जिसको 50,000 मिलता था उसको 35,000 मिलेगा। इन्होंने कहा था कि हम नौकरी देंगे, नौकरी वर्ष तक का, कि ये 2022 जो होगा वो नौकरी का वर्ष होगा। एक नौकरी नहीं आई। हमने सदन में जवाब पढ़ा है कि एसएससी के द्वारा 357 लोगों को नौकरी दी गई। तो इस राज्य में सबसे बड़ा मुद्दा इस बजट सेशन में जो था वो नियोजन का था। हाँ, नियोजन नीति पर मैं आना चाहूंगी क्योंकि इस पर अब छात्रों का आज बहुत बवाल भी देखने को मिला। तो एक तो 60-40 न्याय चलते जो यहाँ के स्थानीय छात्र हैं वो इसकी मांग कर रहे हैं, लेकिन ये भी तो एक सवाल है कि यहाँ पर खुद हेमंत सरकार ने यहाँ के अभ्यर्थियों से, छात्र छात्राओं से पूछा था और लगभग 7 लाख एक बहुत बड़ा आंकड़ा होता है, उन्होंने सहमति जताई थी कि जो पुरानी नियोजन नीति है वो लाया जा सकता है। तो फिर बीजेपी किसका समर्थन कर रही है? प्रभा जी, सबसे पहले तो मैं आपको बात बताऊं कि ये जो सर्वे माननीय मुख्यमंत्री जी ने करवाया था उसमें 2 ऑप्शन दिए गए थे। अब अगर आपके पास ऑप्शन हो कि आप पानी में डूब के मरिए या जल के मरिए, तो आप, यही 2 ऑप्शन है आपके पास, तीसरा कोई विकल्प नहीं है। तो आप जो सबसे सस्ता, जो सबसे सरल तरीका होगा वही आप अपनाइएगा।
इन्होंने 2 ऑप्शन दिए थे। उस 2 ऑप्शन में लोगों को जो सबसे अच्छा लगा वो उन्होंने चुन के बताया। अगर ये ओपन कर देते कि भाई आप अपनी राय दीजिए, और ये कौन से सर्वे की बात करते हैं, कहाँ इन्होंने सार्वजनिक कर दिया कि कहाँ सर्वे हुआ, कौन उसमें पार्टिसिपेंट्स था, कोई नहीं। अब मैं नियोजन नीति की बात करूं आप पे, देखिए इन्होंने रिजर्वेशन किया कि लोकल को हम लोग 75% नियोजन में, लोकल में भी मतलब जो प्राइवेट है उसमें भी वकालत करते हैं, नियम आ गया। लेकिन स्थानीय कौन है इसको परिभाषित नहीं किया गया, तो आज उसको भी वहां लाभ नहीं मिल पा रहा है। पहले ये एक नियोजन नीति लेकर के आए, कोर्ट ने उसको टर्न डाउन कर दिया। अब ये लोग आरोप लगाते हैं कि भाई जो कोर्ट गया था वो बीजेपी का सदस्य था। आप अगर नियम संगत कोई चीज नहीं करेंगे, अगर आप कोई चीज बिल्कुल ही नियम के परे विपरीत करेंगे, तो कोई ना कोई कोर्ट जाएगा और आपको जो नियम है कोर्ट वो आपको गाइडलाइन देगा। उसके बाद आप देखिए कैसे लोगों को ठगा जाता है। पहले मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि 1932 प्रैक्टिकल नहीं है, हो नहीं सकता। राज्यपाल के पास एक चिट्ठी आता है, इनको ऐसा लगता है कि इनकी गद्दी खतरे में है, तो पॉलिटिकल चाल चलने के लिए, पॉलिटिकल लाभ लेने के लिए अचानक सदन कॉल किया जाता है और इस मुद्दे को ले आया जाता है। लेकिन इस थोड़ा हम गवर्नर के भटक पास रहे हैं, मामला गया, मुद्दे से थोड़ा भटक रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे आपने कहा कि हेमंत सरकार जो है अभ्यर्थियों को या युवाओं को ठगने का काम करे, लेकिन विपक्ष का काम है कि वो आईना दिखाए। तो 60-40 पहले 1932 खाद्यान्न यहाँ पर लाया गया तो आपने उसका भी सपोर्ट किया। उसके बाद अब 60-40 जब छात्र उठा रहे हैं तो बीजेपी उसका भी सपोर्ट कर रही है। बीजेपी का अपना ओपिनियन क्या है इसको लेकर? नहीं देखिए 60-40 में क्या है ना, आज क्या नियम है पहले आप ये समझने का कोशिश करिए। आज है कि 1985 के बाद के जितने लोग हैं उनको हम लोग झारखंडी मानेंगे, लोग स्थानीय मानेंगे, और 10 साल के लिए 100% रिजर्वेशन, मैं दोहरा रहा हूं 100% रिजर्वेशन 3rd और 4th ग्रेड की नौकरियों में स्थानीय लोगों को मिलना है। ये आज का नियम है। अब आपने इसको, आप अभी क्या चेंज कर रहे हैं इसको, जो 2016 के पहले था कि 60% लोकल को मिलेगा और 40% पूरे दुनिया के लिए आपने खोल दिया कि आओ 40% झारखंड का नौकरी लेके लूट के चले जाओ। झारखंड का जो युवा है वो बैठा रहेगा, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश से लोग आएंगे और आकर के आपकी नौकरी को 40% लेके चले जाएंगे। तो अब आप खुद स्वयं आप डिसाइड कर सकते हैं कि किस में ज्यादा प्रोटेक्शन था। आज जो बच्चा 85 के बाद से यहां पर है, आज भी उसका एज एक्सपायर कर रहा है, अब वो किसी नौकरी में जाने के लायक नहीं है। अगर आप 100% रिजर्वेशन 3rd और 4th ग्रेड की ही मैं बात कर रहा हूं, अगर यहां के युवाओं को नहीं मिलेगा तो ये जाएंगे कहां? मैं तो ये भी कहता हूं कि ये इनका हक है, ये इनका अधिकार है। लेकिन सिर्फ एक विपक्ष के तौर पर नहीं, जनप्रतिनिधि के तौर पर भी मुझे लगता है ऐसा सोचना चाहिए, क्योंकि ये बहुत विडम्बना वाली बात है कि 2000 में ही झारखंड बना और अब तक एक नियोजन नीति यहाँ के युवाओं के लिए नेम बनी है। हम युवाओं की बात करते हैं कि युवाओं ही, जो युवा हैं वो फ्यूचर आगे उसको और ज़्यादा कह सकते हैं कि राज्य को लेकर के जाएंगे। लेकिन नियोजन नीति अगर नहीं बनी है तो विपक्ष को भी कहीं ना कहीं सहयोग करना चाहिए, सुझाव की एटलीस्ट यहाँ के युवाओं के लिए एक नीति तो बने कि हाँ उन्हें किस तरीके से रोजगार मिलेगा, वो आगे क्या करें। देखिए सजेशंस तो हम लोग विधानसभा के स्तर पर और व्यक्तिगत रूप पर बहुत देते रहते हैं, लेकिन ये हट धर्मी सरकार, आप समझिए सरकार के कार्यकाल को, इसके कार्य करने के तरीके को। मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना यहां के किसानों को हमेशा हर साल 2200 करोड़ रुपया अनुदान के रूप में देती थी, लेकिन इन्होंने उसको बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि ये बीजेपी के द्वारा लाया गया था। आज 3 साल में 6600 करोड़ रुपया किसानों के पास गया रहता, उनकी जो दुख थी, दर्द थी, थोड़ा कम होता। लेकिन इन्होंने क्या किया कि हम भाई कृषि ऋण माफी करेंगे, और कितना अभी तक ऋण माफ किया इन्होंने? 7000 करोड़ का ऋण है, उसमें से मात्र 1750 करोड़ का ऋण इन्होंने माफ करने का काम किया। तो अगर पुराने फॉर्मूले पर चलते तो अभी तक इनको 6500 करोड़, इनफैक्ट 6600 करोड़ किसानों के खाते में देना पड़ता। तो कौन बरगला रहा है? आप आज बीजेपी ने, रघुवर दास जी ने 85 को परिभाषित किया और 100% अगले 10 साल के लिए 100% को रिजर्व किया।
आप उसको बढ़ा देते कि 20 साल के लिए हम रिजर्व करते हैं, झारखंड के लोग खुश होते। लेकिन आपने उसको ओपन कर दिया। आज झारखंडी कौन है? 1932 वाला झारखंडी है, 1985 वाला झारखंडी है, 2014 का झारखंडी है कि 2023 का झारखंडी है? स्थानीय कौन है ये परिभाषित ही नहीं है। तो आज का भी व्यक्ति अगर आएगा, कहीं से बाहर से आता है, तो उसको भी ये लोग नौकरी देंगे। यही इस 1932 गवर्नमेंट का समझ। खतियान आधारित स्थानीय नीति की हम बात करें तो उसे बीजेपी कितना सही या गलत मानती, क्योंकि 1985 जो आप बात करें वो रघुवर सरकार में उसको लेकर के स्थानीय नीति को लाया गया था। अब 1932 जो है सामने और बहुत ये बातें भी चल रही कि 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति लाना उतना आसान भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक आबादी वो भी है जिनके पास शायद 1932 के पहले का जमीन या फिर वैसा खतियानी होना इम्पॉसिबल है। देखिए, इसमें दो आयाम है। एक तो आपने इसका प्रासंगिकता पूछा कि ये कितना प्रासंगिक है, दूसरा एक इसका राजनीतिक एंगल भी है, जो कि जितना भी झारखंड नामधारी पार्टियां हैं वो लोग इसका एडवांटेज उठाते रहते हैं कि 1932 का खतियान, 1932 का खतियान, 1932 का खतियान। जबकि खतियान आधारित, देखिए, कहीं पे 1911 में हुआ है, कहीं पे 1932 में हुआ है, कोल्हान में 1965 में भी हुआ है। तो पहला तो इनको है कि खतियान आधारित इसको करना चाहिए था कि जहां जो सर्वे हुआ है वहां पे आपको उस समय से ये लागू होगा। जब प्रथम सर्वे हुआ है वो उस समय से ये लागू होगा, तो कोई प्रश्न नहीं आता। लेकिन आपने कोई स्टडी किया नहीं। एक दिन में आपने उधर गवर्नर के पास चिट्ठी आया, किसी ने आपको बता दिया कि भाई आपकी तो अब सत्ता जाने वाली है, तो आपने राजनीतिक बिसार बिछा दी। आपको झारखंड की जनता से क्या मतलब? आप तो केवल राजनीति करने के लिए आप ये बिल को लेकर के आए, और झारखंड में रहने वाले लोगों के दिलों में आपने एक आस जगाया कि भाई हमको भी खतियान आधारित रिजर्वेशन मिलेगा। लेकिन आपका नियत ऐसा थोड़ी था। आपका नियत था कि आप केवल उनको ये परोस देंगे। आपके गवर्नर के पास जो चिट्ठी आई है उस पर आपकी अगर सदस्यता चली जाती है तो आपको एक पॉलिटिकल लाभ मिलेगा। तो दोनों दो अलग अलग विषय हैं। तो इस पूरे बजट सत्र में बीजेपी जो है स्पष्टीकरण मांगती हुई दिखी थी कि सीएम खुद इस नियोजन नीति पर बोले, और एक बयान भी अब सीएम हेमंत सोरेन का है कि 1932 था, है और रहेगा। इस पर क्या कहेंगे? ठीक है, अब क्या कहेंगे? पहले बोलते हैं कि नहीं हो सकता, फिर लेकर के आते हैं, उसके बाद उसको गवर्नर लौटा देता है, इसके बाद ये पुरानी नीति पे चले जाते हैं। और मैं जवाबदेही से आपको कह रहा हूं कि ये 2016 की नीति पे चले गए हैं, क्योंकि मैंने कल एक एडवर्टाइजमेंट देखा है एक नियुक्ति का, जिसमें कि ये 60-40 का फॉर्मूला लागू कर दिया गया है। तो वो पुरानी नीति पे चले गए। उसके बाद ये किस भाव से जो है 1932 की वकालत कर रहे हैं मैं नहीं जानता। मैं एक बात आपको और भी आपके माध्यम से आपके सारे दर्शकों को बताना चाहता हूं कि देखिए, सीएम महोदय अभी वर्तमान समय में सदन में झूठ बोलने का इनका प्रवृत्ति हो गया है। कल आपने देखा होगा कि इन्होंने कहा कि भाजपा 20 साल तक शासन की है, 23 साल का झारखंड में भाजपा 20 साल शासन की है। अरे अब तो 5 साल इनका ही होते जा रहा है मुख्यमंत्री बनने का। 3 बार इनके पिताजी रहे, मधु कोड़ा जी रहे, उसके बाद कई एक समय जो है कांग्रेस के समय में राष्ट्रपति शासन लगा। कुल मिला जुला करके देखिएगा तो आधे से ज्यादा समय में भाजपा यहां थी नहीं। और जब भाजपा थी भी उस समय बहुत सारे महीनों में माननीय मुख्यमंत्री जी आज के उस समय में उप मुख्यमंत्री थे। तो अगर पूरे चीजों को जोड़ा जाए तो ये एक मिस रिप्रेजेंटेशन है। आखिरी कुछ समय बाकी है तो आपसे पूछूंगी कि बीजेपी की स्ट्रैटेजी आने वाले दिनों में क्या होने वाले, क्योंकि अगर आखिरी रामगढ़ उपचुनाव को अगर छोड़ दें तो उसके अलावा जो उपचुनाव उसमें कुछ खास स्थिति दिखी नहीं बीजेपी की झारखंड में। देखिए, उपचुनाव जो होता है, पहले तो मैं आपको बताऊं कि उपचुनाव जो है, जो दल हारे थे उन्होंने ही जीता है। अगर आप रामगढ़ को छोड़ दे तो पहले उनके स्ट्रांग होल्ड जहां पर हैं, फिर भी मुझे लगता है जो इंटीरियर एरिया है या फिर आप आदिवासियों का मुद्दा, मूलवासी का मुद्दा लेकर ही कह रहे हैं, लेकिन झामुमो की एक पकड़ झारखंड राज्य में बन गई है। आप अगर मधुपुर चुनाव को देखें जो कि इसके पहले हुआ था जी, या आप बगल में जो माननीय नेहा शिल्पी जी ने जो अभी चुनाव जीता है बगल में, उसको भी अगर आप देखेंगे मांडर तो मांडर में,
तो दोनों ही उपचुनाव में हम लोगों ने अपने वोट परसेंटेज को पीछे से इंक्रीज किया। हम लोग पॉलिटिकल दल हैं, केवल जीत और हार से मतलब नहीं रखते। हमारा पॉलिटिकल बेस बढ़ रहा है कि नहीं, ये हमारे लिए चिंता का विषय रहता है। मैं आपको बताऊं कि चुनाव में जो नॉर्मल चुनाव हुए थे 19 में, वहां मधुपुर की सीट हम लोग 25,000 वोटों से हारे थे और उपचुनाव में मात्र 5,000 वोटों से हम लोग हारे हैं। अगर आप मांडर में देखेंगे तो हम लोगों ने प्रगति करते हुए वहां पर 78,000 वोट लाए थे। तो केवल जीत और हार से मतलब नहीं रहता है। लेकिन आज आप ग्राउंड रियलिटीज अगर आप देखिएगा तो किसी भी मामले में, चाहे विकास का मामला हो, लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो, मैं एक इंटरेस्टिंग आंकड़ा आपको दे रहा हूं कि एनआरसी की रिपोर्ट है ये कि 2021 में इस पूरे देश में 378 सांप्रदायिक दंगे हुए, उसमें से 100 अबाउट 25%, 27-28% जो है केवल झारखंड में हुआ है। ये इनके लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है और ये पोजीशन इसलिए आया, ये परिस्थिति इसलिए जनित हुई क्योंकि ये लोग तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे। एक पक्ष को खुश करने के लिए दूसरे पक्ष को नाराज करने में ये कहीं से भी नहीं चूक रहे हैं। ये नतीजा है। आज आप हत्या देख लीजिए, लूट देख लीजिए, बलात्कार देख लीजिए, करप्शन का मामला देख लीजिए, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति देख लीजिए, माइंस लूट का, बालू पत्थर कोयला की लूट की स्थिति देख लीजिए, भ्रष्टाचार की स्थिति देख लीजिए। सब में ये सरकार बिल्कुल फिसड्डी रही है। मनीष जायसवाल जी, आखिरी सवाल आपसे रहेगा वाद विभाग में। जो आप कह रहे हैं कि ग्राउंड रिपोर्ट्स में आ रहे हैं कि अब वोट बैंक जो वो बढ़ता जा रहा है बीजेपी का, तो क्या लगता है हेमंत सरकार कितने साल टिकने वाली है? देखिए, लोकतंत्र है, जितने समय के लिए ये सरकार आई है ये अपना कार्यकाल पूरा करेगी। बीच में तो कहीं इसका जाने का कुछ है नहीं। लेकिन वर्तमान जो हालात हैं इस प्रदेश के, राज्य की जनता तंग आ गई है। अभी इनके विधायकों की अगर आप सुने तो सदन में खड़े होकर के ये लोग बोल रहे हैं कि थानेदार मेरा नहीं सुनता, एसपी मेरे नहीं सुनते, बिजली जो है 10 घंटे तक रहती है और भ्रष्टाचार चल रहा है ब्लॉक में। ये मेरे स्टेटमेंट्स नहीं हैं, हम लोग तो इसको भोग ही रहे हैं, फेस कर ही रहे हैं। लेकिन ये उनके विधायकों का भी दर्द है। हम लोग ऑफ द रिकॉर्ड मिलते हैं, सभी का ये कहना है कि भाई सरकार से हालत खराब है, आप लोग कुछ कीजिए। ये बहुत बड़ी बात कह दी कि सत्ता पक्ष के विधायक ही ऐसा कह रहे हैं। तो अब सामने से अगर सत्ता पक्ष कोई विधायक ही कहते हैं शायद स्क्रीन के सामने, तभी हम ये मानेंगे। लेकिन आज की मैडम, मैं आपको टोकूंगा यहाँ पर जी। कि केवल कैमरा पे आपके आके बोलने की जरूरत नहीं है। मैं विधानसभा के वीडियो क्लिप्स आपको भेज देता हूं। मैं नाम लेना उचित नहीं समझूंगा, लेकिन मैं विधानसभा के वीडियो क्लिप्स आपको भेज दूंगा जिसमें माननीय विधायिका एक कह रही है कि भाई बिजली नहीं रहती है, लोगों का एग्जाम चल रहा है, आप थोड़ा देखिए। एक विधायक कहते हैं कि थानेदार मेरा नहीं सुन रहा है, बीडीओ सीओ नहीं सुनता है। एक विधायिका ने कहा कि यहाँ पर 50% का जो है वो चल रहा है, भ्रष्टाचार का मामला चल रहा है। ये सब सत्ता पक्ष के विधायक है, सारे सत्ता पक्ष के विधायक है। और आपके कैमरा पे पता नहीं आके ये लोग क्या बोले, लेकिन सदन जो इस राज्य का सबसे बड़ा मंदिर है, सदन के फुटिंग्स में है, सदन के रिकॉर्ड में है, आप जब चाहे निकाल के देख सकते हैं। चलिए, हम भी उम्मीद करते हैं कि समाचार प्लस के दर्शकों को जल्द ही रोचक जो वीडियो क्लिप्स की बात कर रहे हैं मनीष जी मिलेगा। फिलहाल बात बेबाक में मेरे साथ बस इतना ही। मनीष जायसवाल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत सारी बातें की, मुझे लगता है दर्शकों ने भी बहुत कुछ जाना और समझा होगा। बात बेबाक में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए समाचार प्लस झारखंड बिहार। नमस्कार।